नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज पुनः राज्य व्यवस्था के प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हूँ। राज्य व्यवस्था के संबंध में एक प्रैक्टिस सेट मैंने जारी किया था, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं अगला प्रश्न कैसे कंपटीशन में बनता है। खासकर ये वीडियो जो है ये सबसे यूजफुल होगा टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो प्रश्न को देखते हैं कैसा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, है ना। किस दिन पूछ रहा है, मतलब डेट पूछ रहा है, दिन तो तारीख यहाँ पे देना चाहिए। मतलब एक तरह से पूछ रहा है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। तो किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रारूप संविधान से संबंधित लगभग 7000 संशोधन प्रस्ताव संविधान सभा में रखे गए, उनमें से कितने पर विचार विमर्श किया गया? तो कितने पर विचार विमर्श किया गया था? 2473 पर विचार किया गया था। जो संशोधन 7000 संविधान सभा में रखा गया था उसमें से 2473 संशोधन पर ही विचार किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो ये होगा 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बार पूछ रहा है तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, ये सही है। अगला प्रश्न दे रहा है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये तो बहुत मज़े का प्रश्न है और बराबर आपके वनडे कंपटीशन में इस तरह से प्रश्न आता है, समय पूछता है कितना लगा था। तो बहुत चर्चित प्रश्न है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, ठीक है ना, बनने में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान सभा को बनने में समय लगा था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछ रहा है, संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान को कितनी प्रतियां रखी गई जिस पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? इसमें विकल्प दे रहा है 2, 3, 5 और 6। तो इसमें 3 प्रतियां रखी गई थी, ठीक है ना। इसमें 3 सही है कि सभी सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे, 3 प्रतियां रखी गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने, ठीक है ना, 284 सदस्यों ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूपण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? ये पूछ रहा है कि जब संविधान बना था तो उस समय कितने अनुच्छेद थे और कितने अनुसूचियाँ थीं। तो अनुच्छेद 305 रहे, है ना, जब प्रारूपण यानी कि प्रारूप समिति जब गठित किया गया था तो अनुच्छेद 305 और अनुसूची 8, यानी 305 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी, ठीक है ना। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, बराबर पूछता है कि प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो अनुच्छेद 305 थे, अनुसूचियाँ 8 रही हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछ रहा है कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? जो स्वतंत्रता अधिनियम था, ये पूछ रहा है किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी। तो किस दिन मिली थी? समय बता रहा हूँ। इसमें दिया है 1 जुलाई 1947, 15 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 और 21 जुलाई 1947। तो ये जो ब्रिटिश सम्राट से स्वीकृति जो मिली थी 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली थी। अगला प्रश्न कैसे बनता है? पूछ रहा है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था और किस दल की सरकार थी? ये भी देखिए बहुत मज़ेदार प्रश्न है।
तो ये कह रहे हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे हैं और किस दल के रहे हैं, तो क्लीमेन एटली, है ना। एटली का घोषणा पत्र आपने देखा होगा। तो क्लीमेन एटली जो थे ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे हैं और किस दल के थे, लेबर दल की सरकार थी वहाँ पे, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, यानी कि स्वतंत्रता के समय 1947 में पूछ रहा है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था, जे.बी. कृपलानी थे, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पूछता है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी थे, ठीक है ना। ये पुरुष थे, कृपलानी जैसे ये स्त्रीलिंग शब्द लग रहा है, तो जे.बी. कृपलानी पुरुष थे। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 से, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के दौर में भारत का कौन सा राजनीतिक दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। तो कौन सा राजनीतिक दर्जा दिया गया था, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था। तो भारत एक अधिराज्य रहा है जो ब्रिटिश राजकुल के, कह रहा है ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य रहा है। तो स्वाभाविक है, आपने देखा होगा उपनिवेशी शासन रहा यहाँ और ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य रहा है। तो उस समय राजनीतिक दर्जा इसे इसी प्रकार से दिए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। जब संविधान कह रहा है कि पारित कर दिया गया था तो उस समय कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ रही हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 395 अनुच्छेद जो कार्य रूप में हैं और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है ना। तो ये 8 अनुसूचियाँ जब पारित किया गया था तब का प्रश्न अलग है। अब प्रारूपण समिति के समक्ष जो प्रस्तुत किया गया था वो प्रश्न दूसरा है, ठीक है ना। तो 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में कितने हैं इस समय आपके अनुच्छेदों की संख्या 444 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ। कहीं कहीं विकल्प में 443 भी दे देता है, तो अगर 444 नहीं है तो 443 लगाएंगे ना, 43 जिसे कहते हैं यहाँ। 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारतीय जो संविधान था किस दिन से लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये तो बहुत छोटा प्रश्न है। फिर आगे अगला प्रश्न है, किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया और उसी दिन भारत क्या बन गया, गणराज्य बन गया, गणतंत्र बन गया एक तरह से। जो गणतंत्रता दिवस आप मनाते हैं ये 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी का समय जो है ये सबसे गुण, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूर्ण स्वतंत्रता की जो घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था तो वो 26 जनवरी 1930 को किया था। तो 26 जनवरी का जो समय है सबसे मुहूर्त समय माना जाता है, सबसे शुभ समय दिन माना जाता था, इसीलिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र बन गया भारत और संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का गवर्नर जनरल निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व था। इस समय पूछ रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल जो था निम्न में से किसका प्रतिनिधि था। तो किसका प्रतिनिधि था, तो स्वाभाविक है भारत का जो गवर्नर जनरल था वो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि रहा है। इसमें दिया है ब्रिटिश सम्राट का, है ना। ये भारत का गवर्नर जनरल कह रहा है किसका प्रतिनिधि था, तो ब्रिटिश सम्राट का था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्या 26 जनवरी 1950 के पूर्व ही भारतीय संविधान के कतिपय अंशों को लागू कर दिया गया था। तो सही बात है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में बहुत सारे अंश को लागू कर दिया गया था, तो इसमें हाँ नहीं करके दिया है, तो हाँ लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन विषयों से संबंधित अनुच्छेदों को तुरंत प्रभावी किया गया, है ना। तो इसमें क्या होगा, भारतीय संविधान के किन विषयों से संबंधित अनुच्छेदों को तुरंत प्रभावित किया गया। अंतरिम संसद, निर्वाचन, नागरिकता और
संक्रमणकालीन उपबंध। तो ये जो विषय थे इसे तुरंत लागू कर दिया गया था, ठीक है ना, इस अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया था जब संविधान बना था। तो फिर सभी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, उपयुक्त उपबंध को किस दिन से प्रभावी किया गया? तो जो उपबंध लागू किए गए थे भारतीय संविधान में, तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। कुछ विषय थे जैसे अंतरिम संसद है, निर्वाचन है, नागरिकता है, संक्रमणकारी उपबंध है, ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्या संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को विघटित हो गई थी? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा विघटित आंशिक रूप से विघटित कर दी गई थी, है ना, आंशिक रूप से विघटित कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो एक तरह से ये कह रहे हैं कि जो संसद का आविर्भाव हुआ है ना, जो संसद का उदय हुआ, तो संविधान सभा का पूछ रहा अंतकालीन, यानी कि संविधान सभा की जो बैठक हुई और अंत में संसद का जो रूप था उसे लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन गणतंत्र बना भारत, है ना, जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन से संसद का भी आविर्भाव हो गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? प्रस्तावना में पूछ रहे हैं कि क्या नाम उल्लेखित किया गया है। देखिए ये भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है ना। तो इसमें भारत की भी बात कही गई है प्रस्तावना में, यानी इंडिया, तो दोनों की बातें कही गई है, भारत और इंडिया दोनों की बात की गई है ना। तो ये प्रश्न हो जाएगा, प्रस्तावना में भारत भी मिलता है आपको, इंडिया भी मिलता है, भारतवर्ष नहीं मिलता, हिंदुस्तान नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है? तो ये भी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले कंपटीशन में देते थे, अब नहीं देता है। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? तो किस दिन किया गया था? मित मार्गी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, याद कर लीजिए, मित मार्गी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ये क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया था, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न अच्छा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो संविधान के पूछ रहा है कि कितने भाग हैं, तो 22 भागों में विभाजित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 की लगभग कितनी धाराओं को भारतीय संविधान में अक्षरशः या साधारण परिवर्तनों के साथ शामिल किया गया है ना। अब देखिए ये भी बहुत गूढ़ प्रश्न है। भारत शासन अधिनियम 1935 की लगभग कितनी धाराओं को भारतीय संविधान में अक्षरशः या साधारण परिवर्तनों के साथ शामिल किया गया? तो 200 है ना, 200 धाराओं को क्या किया गया? अक्षरशः या साधारण परिवर्तित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कही गई है, तो इसमें किस में शामिल किया गया है? तो आपके उद्देश्य प्रस्तावना यानी कि प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो बात कही गई है ये आपके संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। आप पढ़ेंगे प्रस्तावना तो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलेगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? क्या नहीं स्पष्ट होता है प्रस्तावना से? तो क्या नहीं स्पष्ट होता है? संविधान को लागू करने की तिथि, ये स्पष्ट नहीं होता है ना। संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होता। प्रस्तावना को आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिए ये कहा गया है, जैसे कहा है ना, मित मार्गी सुसप्तमी संवत 2006 विक्रमी, तो ये क्या है कि संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? हाँ, ये देखिए ये भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है, बराबर कंपटीशन में आता भी है और कई बार आया भी है। तो ये पूछ रहे हैं प्रस्तावना के अनुसार जो सर्वोच्च शक्ति भारत शासन की है वो किसमें निहित होती है? तो जनता सर्वे सर्वा होती है ना,
लोकतंत्र में जनता सर्वे सर्वा होती है। तो ये प्रस्तावना के अनुसार पूछ रहा है। तो अभिव्यक्ति जो है ये जनता को मिली हुई है। तो क्या है, भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था? यानी कि भारतीय संविधान में कौन सा लोकतंत्र अपनाया था? तो लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही गई है ना, यही सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? लोकतंत्र को कह रहा है किस रूप में स्वीकार किया गया। तो आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो राजनीतिक लोकतंत्र भी है, आर्थिक लोकतंत्र भी है और सामाजिक लोकतंत्र भी है ना। तो ये सभी हैं इसमें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या कहा गया है या आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? यानी भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है ना। भारतीय प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को भारत की आत्मा कहा जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ देखें। दिया है, निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? यानी कि भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को घोषित नहीं करता है ना। तो अब देखेंगे कि एक तरह से दिया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की भी बात करता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की भी बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात उसमें नहीं कही गई है। ठीक है ना, यही उद्घोषित नहीं करता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें कह रहा है किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो चीन की क्रांति जो 1912 में हुई थी, इसका प्रभाव नहीं झलकता है। फ्रांस की क्रांति 1789 का झलकता है, अमेरिका क्रांति 1776 और बोल्शेविक क्रांति 1917 यानी रूस की क्रांति। तो ये जो है झलकता है, लेकिन चीन की क्रांति का कुछ ऐसा विषय इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, तो भारत क्या है? तो आप भारतीय प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। पढ़ेंगे ना, उसमें आपको मिलेगा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है ना, तो यही मिलता है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के पश्चात अब भारत एक क्या है? यानी कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो 3 शब्द जोड़े गए थे, तो उसी को कह रहा है कि प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है। प्रस्तावना से बहुत प्रश्न आते हैं। प्रस्तावना का जो विषय है उसको आप अच्छी तरह से अध्ययन कर डालिएगा। तो उसमें प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो देखिए, तो 42वें संविधान संशोधन में ये शब्द जैसे अखंडता शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था ना। तो यही कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत क्या है? तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया था? देखिए, नहीं करके आता है, तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता जोड़ा गया था, गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 से बहुत प्रश्न आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो यहाँ पे किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो शासन व्यवस्था यहाँ की ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली है ना, यानी ब्रिटेन से लिया गया ये शब्दावली है। संसदात्मक शासन व्यवस्था जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो शासन व्यवस्था कैसी है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? देखिए,
यानी कि एक तरह से ये कह रहा है कि जो संविधान बना या संविधान का जो प्रादुर्भाव हुआ तो वो कौन से भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इसको समाहित किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही भारतीय संविधान का एक तरह से जन्म हुआ था। भारतीय संविधान का एक तरह से यह अधिनियम है जिससे संविधान बना था, बहुत सारे व्यवस्थाएं इसमें की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है। तो जैसा कि संसदीय प्रणाली अभी प्रश्न आया था पीछे, तो ये ब्रिटिश संविधान से ली गई प्रणाली है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, इसीलिए ब्रिटेन की। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिलती है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिलती है। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है ये शब्द, आयरलैंड के संविधान से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर कंपटीशन में आता है। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। जो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था है तो उसका कहाँ से, मतलब उसका प्रभाव नहीं है। तो अमेरिका से भी है संघात्मक व्यवस्था, कनाडा से तो है ही, ऑस्ट्रेलिया से है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं ली गई है जो संघीय व्यवस्था को प्रभावित करती हो। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो समवर्ती सूची जो है कहाँ से ली गई है, तो ये कनाडा के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। ठीक है ना। तो समवर्ती सूची जो है ये कनाडा के संविधान से ली गई व्यवस्था है ना। तो इस तरह से प्रश्न जो है, प्रश्न की प्रकृति जो है किसी भी रूप में हो सकती है ना। और कभी कभी इस तरह की बातें कंपटीशन में पूछता है। समवर्ती सूची आपके कनाडा से ली गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम और के संविधान से लिया गया है। तो ये जानते हैं जर्मनी के बीमर संविधान से आपातकालीन व्यवस्था ली गई है ना। जो आपातकालीन व्यवस्था है भारत में तो वो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के बीमर संविधान से। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है ना। तो ये कह रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्श को माना गया है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संवैधानिक आदर्श है तो भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल है। तो संघीय शासन व्यवस्था भी शामिल है, मौलिक अधिकार भी शामिल है ना, स्वतंत्र व निष्पक्ष सर्वोच्च और न्यायिक पुनराविलोकन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी उपयुक्त सभी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है ना। तो अब कह रहे हैं कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये किससे, जर्मनी, हाँ जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है ना। तो ये कह रहे हैं मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार, ये जो है जर्मनी के बीमर संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, यह दूसरे देश के संविधानों से प्रभावित है, यही सही है ना। बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है अन्य देश के संविधान से ली गई हैं। अगला है प्रश्न, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान कैसा संविधान है, कठोर, कम, लचीला, अधिक है। देखिए बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का संविधान कैसा संविधान, कोई पूछ दे तो क्या कहेंगे, कठोर कम है ना, कठोर कम लचीला अधिक है। संविधान कैसा है, कठोर कम है, लचीला अधिक है, यही सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में प्रायः ही कहा जाता है कि यह क्या है। संविधान के बारे में क्या कहा जाता है, यह क्या है। तो यह क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। संविधान को कहा जाता है कि ये क्या है, ये वकीलों का स्वर्ग है। तो ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।